हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। मिड टर्म में आ रहा है बच्चों, ये चैप्टर काफी बच्चों के मिड टर्म में आता है, गवर्नमेंट स्कूल के मिड टर्म में आ रहा है। अच्छे से रिकवर करेंगे पूरे चैप्टर की। पहले एनसीईआरटी देन पीवाईक्यूज भी कराऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो इसको समझने से पहले थोड़ा बेसिक हम कवर करते हैं। एक्चुअली देखो, यहां पे बात हो रही है एंगल्स की। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में एंगल्स की बात होती है, थीटा की बात होती है। लेट्स सपोज, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं जो मेरे से ऊपर है। मतलब मैं ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, बात समझ में आ रही है? किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं मैं, तो अगर मैं नीचे से खड़ा होकर मतलब अपने आई लेवल से ऊपर कोई चीज को देखूंगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, बात समझ में आ रही है? एलिवेशन का मतलब समझ रहे हो, एलिवेशन जा रहा है। और मान लो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं किसी नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं अपनी आंखों से, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। नीचे की तरफ है ना, लाइफ का डाउनफॉल चल रहा है, नीचे जा रही लाइफ, डिप्रेशन है मतलब, समझ गए? तो वो कनेक्ट कर लो, अब जैसे मर्जी करना है। तो डिप्रेशन और एलिवेशन दो तरीके के एंगल्स होते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये बस समझने वाली बात है, बट जब करोगे जब पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या है। देखो, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी के थ्रू क्वेश्चन को समझते हैं और क्या इसमें लॉजिक्स लगेंगे उनको भी समझते हैं। कह रहे हैं एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ रहा है। आपको फिगर भी दे रखी है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ रहा है। अब ये एक पोल पे है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है जिससे वो टाइटली स्ट्रेच हुई है टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक स्ट्रेच हुई है कि वो चढ़ेगा उस पे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ए बी यहाँ पे पोल दिख रहा है हमें। इफ द एंगल मेड बाय, अब देखो रोप का एंगल भी तो है, जिसकी अगर रोप ऐसे बनती तो ज्यादा एंगल होता, ये नीचे है तो कम एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। अब निकालना क्या है? ए बी। इसको निकालना ही इस क्वेश्चन में हमें, मतलब मेन मोटिव हमारा है। निकालेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है हाइपोटेनस जो कि ये है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। और ये राइट एंगल ट्रायंगल से आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर 8 में इसको देख के आए हो कि भाई हाँ ऐसा कोई ट्रायंगल होता है, आपको पहले ही पता है। अब करना क्या होता है इसमें, देखो हमें निकालना क्या है? ए बी निकालना क्या है? ए बी। जो निकालना होता है और जो गिवन होता है उसको हम लेते हैं रेशियो। क्या लेते हैं? रेशियो। अब चाहे AC अपॉन ए बी लो या ए बी अपॉन AC लो, क्या बोला मैंने? एक जो निकालना है, एक जो निकालना है और एक जो गिवन है, उनका ले लो रेशियो। अब बच्चे बोलते हैं कि सर जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो P अपॉन H रखें, H अपॉन B रख, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेशियो उसका ही लेंगे तुम। यहाँ पे है 3 डायमेंशंस, पर हम 2 लेंगे। कौन कौन से? एक जो गिवन होगा बच्चों और एक जो निकालना होगा, उनका रेशियो ले लेंगे। अब आपने वो पढ़ा था चैप्टर 8 में, वो पापा बीड़ी पियोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना? इस तरीके से इसमें क्या लॉजिक चलता था कि ये साइन है, ये कॉस है, सिन कॉस टैन कॉसेक सेक, और ये कॉट। ये लॉजिक चलता था कि नहीं चलता था? अब देखो कि P अपॉन H का फॉर्मूला क्या बनता है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब यहां पे एक फॉर्मूला बनाना है आपको। P अपॉन H किसके टेबल में आता है? साइन के टेबल में। तो P अपॉन H क्या बनाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला। अब थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखो, 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 डिग्री कितना आ गया आपका? P अपॉन H। इस तरीके से बन गया फॉर्मूला, ये आपका बेस फॉर्मूला बन गया। अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है AB, हाइपोटेनस दे रखा है 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 0, 1/2। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू AB। ए बी आ गया आपका 10। की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 10 मीटर। सिंपल, कहानी समझ में आ रही है? करना कुछ नहीं है आपको। आपको क्या देखना है कि एक जो गिवन है और एक जो निकालना है, उनका लेना है रेशियो। और रेशियो लेते ही आपका जो एंगल, मतलब जो वो आएगा, जो साइन का जो रेशियो आएगा, मतलब जो आपका साइन कॉस टेन कुछ भी आएगा, उसको लिख देना थीटा की जगह 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देना। साइन 30 डिग्री वैल्यू बता, आपको ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर 8 का बहुत हद तक इस्तेमाल हो रहा है इस पे, है ना? इसलिए मिड टर्म में भी आ जाता है, क्योंकि 8 तो मिड टर्म में आता है, लगा है इसको भी दे दो क्योंकि इसमें यूज हो रहा है उस चीज का। तो बस इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। P अपन साइन का फॉर्मूला बनता है, ये पता होना चाहिए। क्रॉस में क्या आंसर आ गया ए बी का? बताओ क्या नया है इसमें, समझ में आया? अब देखो ये जो है ट्री ब्रेक वाला क्वेश्चन, इसको भी करेंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट आपको लग सकता है, तो पहले मैं ये वाला कराता हूँ, ये आसान है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 3 में? कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स बनानी है कॉन्ट्रैक्टर को चिल्ड्रन के लिए, उनको खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के छोटे बच्चों के लिए उनको एक स्लाइड्स बनानी है। तो उन्होंने बोला प्रेफर अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक स्लाइड उन्होंने बनानी है
जिसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ, देखो स्लाइड ये होती है, स्लाइड ऐसे ये स्लाइड होगी, देखो ये स्लाइड होगी, पर स्लाइड किस हाइट पे है, 1.5 मीटर की हाइट पे है, और वो किस एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री के एंगल पे। तो बताओ क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता फिगर? देखो मेरा तो हाथ सेट है, बट आप भी समझो कि किस इंफॉर्मेशन से मैं क्या समझता हूँ। हाइट बोली, हाइट का मतलब ये होता है सीधी हाइट होती है, अभी टेढ़ी हाइट नहीं होती। और झूला है, स्लाइड ऐसे होगी, और इंक्लाइन किस पे, 30 डिग्री पे। तो ये आपकी स्लाइड हो गई, ये आपका हाइट हो गया, है ना, ये सीढ़ी चढ़ेगा और झूलेगा, फिर सीढ़ी चढ़ेगा झूलेगा, और 30 डिग्री एंगल पे। वेयर एज फॉर एल्डर बच्चे, मतलब इसकी 1-2 साल के लिए, और जो 3-4 साल के लिए होंगे उनके लिए एक बड़ी स्लाइड बनाई है जिसकी हाइट क्या है, 3 मीटर। तो मान लो ये होगी आपकी 3 मीटर वाली हाइट। अब इसका एंगल क्या बन रहा है, ये स्लाइड होगी, इसका एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई? बस अब इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, और इसको ले लो पी, इसको ले लो क्यू, इसको ले लो आर। निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। इसकी मतलब इसमें एसी निकालना है हमें, और इसमें क्या निकालना है, पी आर। दोनों में हमें एसी और पी आर निकालना है, क्योंकि ये स्लाइड की हाइट है ना, लेंथ है ना, वही तो निकालना है। अब मैंने वो क्या समझाया था, जो गिवन और जो निकालना हो, देखो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, तो चाहे तो पी अपॉन एच रखो, चाहे तो एच अपॉन पी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पी अपॉन एच रख देता हूं, उसका फॉर्मूला मुझको आसान लगता है, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, पक्की बात। तो देखो हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें निकालना क्या है, एसी हाइपोटेनस। पी अपॉन एच किसका फॉर्मूला बनाता है, साइन का फॉर्मूला बनाता है ना, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ए बी की लेंथ दे रखी है 1.5, एसी की लेंथ हमें निकालनी है, एसी यहां चला गया 3 मीटर, एसी आ गया 3 मीटर। क्लियर? अब आगे फिर देखो हमें निकालना है पी आर, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। तो वही पी अपॉन एच का फॉर्मूला लगा दो ना। मैं फिर बता रहा हूं, ये किस पे डिपेंड करता है, एक जो निकालना होता है और एक जो गिवन होता है, उनका रेशियो लेते हैं हम लोग, और उनका रेशियो लेते ही जो फॉर्मूला बनाते हैं वो हम ले लेते हैं। थीटा की जगह होता है, थीटा की जगह लिख देते हैं। ये आपका पी क्यू है और ये आपका पी आर है। तो पी आर पी क्यू तो हमें दे रखा है 3, पी आर हमें निकालना है। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो चैप्टर 8 नहीं आता, 9 कैसे करोगे, 9th नहीं करिए अपने 10th कर पाओगे क्या? नहीं ना, हर चीज का एक अपना वजूद है, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आ गया पी आर इज इक्वल टू 3 2 6, अरे √3 नीचे आ गया √3 ऐसे। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करो। देखो रैशनलाइज भी करना सीखो, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हम, इस चैप्टर में कभी नहीं छोड़ते हम। तो उसको रैशनलाइज करेंगे, 6 √3 इंटू 3 √3 3 2 6 2 √3 आ गया। तो 2 √3 होगी इसकी हाइट, और ये 3 मीटर होगी इसकी हाइट। अब आप देख लो, समझ में आई बात? इसकी लेंथ होगी 2 √3 और इसकी लेंथ होगी आपकी 3 मीटर। क्लियर है बच्चों? जल्दी से भाई इसको समझ लो, नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब ना वाला ट्री ब्रेक वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो, है ना। चलो देखो क्या कह रहे हैं, मीटर मीटर लिख देना, मीटर लिख देना। देखो कह रहे हैं एक ट्री था जो कि टूट गया, किसमें, स्टॉर्म के कारण। मान लो ये ट्री था आपका, ये आपका ये ए था और ये बी था, ये मान लीजिए ट्री था आपका। बट अब आंधी तूफान आया तो ये मान लो ये यहां से ब्रोक कर गया, और ब्रोक करके गिर गया नीचे ऐसे। ए, ये ए नीचे आ गया, समझ गया ना, ये ऐसे ब्रोक करके नीचे गिर गया। अब broken part bends such so that top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। मतलब जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड पे टच कर गया और किसका एंगल बना दिया, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन, समझना, फुट ऑफ द ट्री ये रहा, एंड टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज, जहां पे टॉप टच कर रहा है नीचे उस पॉइंट तक क्या है इसका, 8 मीटर। क्या है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है अपने को, हाइट ऑफ द ट्री, पूरी हाइट है भाई। अब देखो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं सी, तो मतलब मुझे हाइट निकालने के लिए एसी भी चाहिए बीसी भी चाहिए। मेरी बात समझो आप, ये ट्री था टूट के नीचे गिरा, आपने माना है ना, 30 डिग्री एंगल बना, माना 8 डिग्री इसकी लेंथ है, ये भी माना क्योंकि लिखा हुआ है पेपर में, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, बीसी भी हाइट ऑफ द ट्री में माना जाएगा और एसी भी हाइट ऑफ द ट्री में माना जाएगा। समझ गए? तो इसलिए दोनों निकालने हैं, तो 2 बार करेंगे हम इसको। सबसे पहले देखो हमको बेस गिवन है, हाइपोटेनस भी नहीं गिवन, परपेंडिकुलर भी गिवन, दोनों निकालनी है, एक एक करके निकलेगी ना यार। सबसे पहले मैं पी निकालने की कोशिश करता हूं, तो जो मुझे निकालना है और जो मुझे गिवन है, पी अपॉन बी।
P अपॉन बी लो या B अपॉन बी लो, बात एक ही। ऐसा नहीं कि ऊपर वही आएगा जो मिसिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस तरीके से ले लो, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको। परपेंडिकुलर गिवन है BC और बेस गिवन है आपका AB, है ना, AB, ठीक है। ये AB, ये वाला AB नहीं है, ये AB है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको फिर ऐसा लगेगा ना कि AB है। मैंने वो नहीं करा ना, देखो, ठीक है। अब ये देख लो, मैंने नामकरण हटा दिया यहाँ से। तो AB आपका ये रहा और ये आ गया आपका tan 30 डिग्री, क्योंकि P अपॉन बी 10 का फॉर्मूला बनता है और क्या होता है 1/√3। अब BC कितना दे रखा है आपको 8 मीटर और AB आपको निकालना है, और BC निकालना है ना आपको, परपेंडिकुलर आपको निकालना है BC और AB दे रखा है आपको 8 मीटर। देख लो एक बार, AB आपको 8 मीटर दे रखा है इस ट्रायंगल में, जो बेस है आपका, है ना, और आपको BC परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये जहां चले जाएगा, आ जाएगा 8√3, आ गया BC की वैल्यू आ गई। मतलब आपका परपेंडिकुलर आ गया, मतलब जो बचा हुआ पार्ट था ट्री का, वो जो जिंदा रहा, उसकी लेंथ आ गई। आपको निकालनी है AC की लेंथ। AC के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, AC हाइपोटेनस है, बेस गिवन है, तो B अपॉन H लगा दो, है ना। B और H का कॉम्बिनेशन है ना, तो B अपॉन में H। अब B अपॉन H क्या बनाता है पापा, BD, हाँ हाँ बेटा, कॉस बनाता है। क्या बनाता है, कॉस, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। B अपॉन H, तो बेस क्या दे रखा आपको AB और हाइपोटेनस क्या दे रखा आपको AC। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए भाई आपको, √3/2। अब AB तो अभी है ही आपके पास, AC निकालना है आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको तो ये AC मल्टीप्लाई चले जाएगा, तो जाएगा 8 2 16 अपॉन में √3, 16√3। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, 16√3 अपॉन में 3। AC आ गया। यहाँ तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि वैसे ही प्लस तो होना ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। देखो AC भी आ गया, BC भी आ गया, आप समझ रहे हो। आपको हाइट निकालनी है तो ये भी आपको चाहिए, ये तो टूटा हुआ हिस्सा तो एक्चुअली यहाँ था ना, ये भी आपको चाहिए, ये टूटा हुआ हिस्सा और ये भी चाहिए। AC और BC को प्लस करके तो हाइट आएगी। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए, हाइट ऑफ ट्री, देखो कंसेप्ट वही रहा भाई, जो मिसिंग है और जो निकालना है, जो मिसिंग है निकालना है। तो क्वेश्चन को समझना भी तो पड़ेगा ना कि वहां तक हम आए कहां से, समझ गए बात को। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा आपका, 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन में √3। √3 और √3 का एलसीएम आ गया √3, 8 प्लस 16, कितना आ गया आपका आंसर 24√3, है ना। अब इसको रैशनलाइज कर दो, फाइनल आंसर को रैशनलाइज करना ही सहूलियत रहती है। 24√3 अपॉन में 3, 3 8 24, फिर हो गया 8√3। समझ रहे हो बात को। तो मतलब क्या है आपका, तो हाइट ऑफ द ट्री आई है, वो क्या आई है आपकी 8√3 मीटर। समझ में आई बात, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड हो गया, फोर्थ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। मैं बता रहा हूं, देखो उसमें ना क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना मुश्किल होता है, उसके आगे का आसान लगेगा आपको, तो इसलिए फिगर को ध्यान से समझ लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर जाता है, किसका, टॉप ऑफ अ टावर का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक टावर है, उसके टॉप पे एलिवेशन बन रहा है, कहां से, पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, मतलब यहां से एलिवेशन जा रहा है, यहाँ पे ये टावर है आपका, एलिवेशन तो नीचे से ऊपर जाता है ना, तो पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से जा रहा है। अच्छा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे, ये 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच निकालना है आपको, ये मतलब परपेंडिकुलर निकालना है आपको, ठीक है। तो ये इसकी हाइट निकालनी है आपको, ABC। बहुत सिंपल है, देखो इसमें फिगर नहीं दे रखी थी, इसलिए आपको लग रहा है ये मुश्किल क्वेश्चन है, बट फिगर के बाद आप खुद सोचो, जो निकालना होता है और जो गिवन होता है भाई, P अपॉन बी का ही तो रेशियो बनेगा, डिपेंड करता है कि जो निकालना है और जो गिवन है होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, और AB कितना दे रखा है, AB मुझे निकालना है, BC मुझे दे रखा है 30 √3 AB। इसको कर देंगे रैशनलाइज, बताओ, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन हो गया है तो बच्चों, है ना। √3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB। तो AB कितना आ गया, tan√3। AB कितना आ गया tan√3, क्लियर, ठीक है ना भाई। AB की लेंथ आपके पास आ गई। अब आगे बढ़े, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द टावर आगे ना लिख देना बस। अब देखो आगे, इसको चाहो तो देखो नोट वोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर सकते हो वीडियो को, तो
काइट है एक, पतंग तो 15 अगस्त आ रहा है भाई, है पतंग उड़ाएंगे, और पतंग का ही क्वेश्चन है, द काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से जो काइट है, मान लो यहाँ पे काइट उड़ रही है, ये 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, ठीक है, यहाँ से द स्ट्रिंग अटैच। अब देखो काइट की जो स्ट्रिंग होती है वो ऐसे तो जाती है, ऐसे तो पतंग उड़ाते नहीं, जब ऐसे उड़ाते हैं तो दिक्कत होती है, मतलब हवा के कारण जब आ जाती है तो हम इंक्लाइन एलिवेशन में उड़ाते हैं पतंग को। तो कह रहे हैं जो उसकी स्ट्रिंग है जो अटैच है टेम्परेली टाइड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से मैंने स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है, मतलब स्ट्रिंग है, ये पतंग है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे अटैच कर रखी है। तो द इंक्लाइन कितने पे है स्ट्रिंग, 60 डिग्री पे हमारा इंक्लाइंड है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लेक, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें ये निकालना है ए बी सी। अच्छा बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं जो एक्चुअली जब पतंग उड़ाते हैं तो एक्चुअली जो काइट की लेंथ होती है वो स्ट्रेट नहीं जाती, अब वो स्लेक खा के जाती है ना, वो स्लेक खा के जाती है, इसलिए ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या नाम से ये जो है ये स्ट्रेट है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अज्यूम करो कि देयर इज नो स्लेक, कोई स्लेक नहीं है उसमें, वो स्ट्रेट है, ठीक है। देखो तो कहीं ना कहीं हमें हाइपोटेनस निकालना है और हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप वही रेशियो बनाओ पी अपॉन एच का, पी कितना है आपका ए बी और हाइपोटेनस कितना है आपका ए सी, तो पी अपॉन एच का रेशियो क्या बनता है, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन का बनता है ना फॉर्मूला पी अपॉन एच का, और 60 डिग्री दे रहेगा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और ए बी की लेंथ दे रखी है 60 और ए सी आपको निकालना है, ए सी यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया और 60 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3, ये हो जाएगा 120 √3। अब इसको एस्लाइज कर देंगे अपन, √3 अपॉन में √3, ये आ गया आपका ए सी इज इक्वल टू 120 √3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 3 आ गया, 3 4 जो 12, 40 √3 विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो मेरा मांझा जिसे मैं पतंग उड़ा रहा हूं उसकी लेंथ होगी 40 √3, और ये आपका एसी आ गया, ठीक है, यही आपको निकालने के लिए बोला था, आ गया। सिंपल समझ रहे हो, अभी तो मतलब सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें आपको छोटी सी फिगर बनानी है और कैलकुलेशंस करनी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिगर्स मुश्किल होती जाएंगी, और जो मेन आंसर का सॉल्यूशन का तरीका है कि एक जो निकालना होता है वो और एक जो गिवन होता है वो, उन दोनों का रेशियो लेके हम देखते हैं कि किस में आ रहा है, पी अपॉन एच साइन में आता है और उसका डिग्री हमें दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फिर देखो फिगर्स की बात ही है कि फिगर मुश्किल होती जाएंगी, तो सिचुएशन है, कह रहे हैं एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये रहा 1.5 मीटर, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ऐसे कुछ, तो ये बिल्डिंग जो है ये 30 मीटर की है, 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे खड़ा है मुझे नहीं पता, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60। अब एक एग्जांपल बताओ, मान लो मैं अगर कोई चीज को यहाँ पे देख रहा हूँ, है ना, अब मैं अगर उस ऑब्जेक्ट के पास जाता रहूंगा तो मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब मेरा जो मुंडी है, मैं जितनी दूर से देखूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा, और जितनी पास जाऊंगा तो मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो ना, पास जाके एंगल बढ़ता है, ये ध्यान रखना, इन्होंने बोला भी 30 to 60, मतलब पहले ये बंदा यहाँ खड़ा था तो उसका एलिवेशन नीचे से ऊपर जाता है, तो एलिवेशन कितना था, बेस लाइन बनानी पड़ेगी उसके लिए, 30 डिग्री था एलिवेशन, और जैसे ही वो थोड़ा पास गया, मान लो यहाँ पे आ गया, अब उसका एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है, एक 60 डिग्री 30 डिग्री, इस तरीके से। अब निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, अब वो कितना डिस्टेंस वॉक करा उसने, वो यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ चला गया, ये डिस्टेंस वॉक करा, इसको ले लेते हैं एक्स, ये निकालना है आपको। पहले तो देखो फिगर समझो, ये मत सोचो कि सॉल्यूशन कैसे होगा, वो तो हो ही जाएगा, पहले फिगर समझो कि 1.5 मीटर का लड़का था, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग थी, उसकी आंखों से एलिवेशन बन रहा है जो कि बढ़ रहा है, जैसे वो मूव कर रहा है वैसे एलिवेशन बढ़ रहा है, इस तरीके से। निकालना क्या, जितना उसने मूव करा। अब इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी ई, और ये इसको एफ मान लो। देखो निकालना है ये, सबसे पहले हम ये निकाल तो लेंगे, हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी एफ और एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी ई। अब बच्चे कहते हैं कि सर जो एक्स हमें निकालना है वो तो ए एफ ई का पार्ट है, पर मेरे भाई वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। पहले तो ये डाउट अपने मन से निकाल दो कि हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। हम दो ही ट्रायंगल में जा सकते हैं, एक ए बी एफ में और एक ए बी ई में। अब दोनों में ए बी कॉमन है तो ए बी की लेंथ निकालना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि देखो एक की गिवन होगी तो दूसरे की निकलेगी, ये तो है इस रेशियोज में। तो गिवन क्या है, ए बी की लेंथ कितनी है 30, नहीं, यहाँ पे भी कैच है कि ए बी की लेंथ जो होगी ना वो होगी आपकी 28.5। क्या बोला मैंने, देखो ए बी को निकालने के लिए पूरा 30 जो है वो ए से लेकर सी तक है,
उसमें से आप 1.5 जब माइनस करोगे तो आएगा आपका 28.5, तो ये होगा आपका 28.5। बात समझ में आई? ए भी 28.5 होगा, उस अकॉर्डिंगली फिर आप करोगे। अब आप जाओ दो ट्राइंगल में, सबसे पहले आप जाओ इस ट्राइंगल मतलब इन ट्राइंगल ए बी एफ। अब ए बी एफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाओ। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें बेस निकालना क्यों है आपको? भाई इसलिए निकालना है बेस, क्योंकि अगर ये बेस आएगा ना तो बड़े वाले ट्रायंगल में वो हेल्प करेगा और एक्स की वैल्यू आएगी। अब आपको पहली बार कर रहे हो, आपको पता लगेगा, देखो ना कैसे करना है। पहले छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हमें बेस निकालना है। बेस क्यों निकालना है भी आपको पता लग जाएगा। तो पी अपॉन बी मतलब ए बी अपॉन में बी एफ। अब पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला बनाता है? 10 का, ये आपको पता होना चाहिए। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होता है? √3। अब ए बी कितना दे रखा है? 28.5 और बी एफ आपको निकालना है। बी एफ आपको कितना आ गया? 28.5 √3। चाहो तो उसको रैशनलाइज कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो मर्जी होती है आपकी, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है आगे जाके तो यही रैशनलाइज कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 28.5 √3 अपॉन में √3 इंटू 3 से काट दो, 3 9 27, 3 5 15। तो आपका बी एफ की वैल्यू आ गई 9.5 √3। अब इसका क्या करना है, इसका चार डालना है, इसका क्या करना है, सब समझ में आएगा आपको, भी बने रहो। देखो ए बी एफ में आप चले गए, ए बी एफ को आपको पता लग गया। अब आप बड़े बड़े ट्रायंगल में जाओ, ए बी ई में, ए बी, क्योंकि देखो जो मुझे निकालना है, जो मुझे एक्स है जो मुझे निकालना है वो कहीं ना कहीं ए बी ई का ही तो पार्ट है। बात समझ में आ रही है आपको? देखो तो ए बी ई में हम जाएंगे और इसके अंदर भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर मेरे लिए ए बी है और मेरा जो बेस होगा वो होगा बी ई, बिकॉज मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान समझिए। बड़े वाले ट्रायंगल में बी ई बेस होगा और tan 30 डिग्री, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या बनता है? 1 अपॉन √3 और ए बी की लाइन 28.5 दे रखी है, ठीक है। अच्छा बीई को मैं x प्लस बी एफ नहीं लिख सकता? ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे x निकालना है तो मुझे उसको खोल के लिखना पड़ेगा। तो बीई को मैं लिख सकता हूं x प्लस बी एफ। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा x प्लस बी एफ। एक्स की वैल्यू भी, बी एफ की वैल्यू मुझे पता है ना, अभी पुट कर देंगे। x प्लस बी एफ कितना दे रखा है? 9.5 √3, 28.5 √3। इसको इधर भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, इस तरीके से। समझ में? हमने क्या करा, हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने b को खोला और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो bf की वैल्यू मुझे को पता थी, मैंने उसको पुट करा, उसको उधर ले गया, माइनस कर दो उसको। 0.5 गया, 28 में से हो गया 19 बचेगा, है ना। 8 1 19 बचेगा। x के लिए आ गए 19 √3, मतलब जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है उसका आंसर है 19 √3। मतलब इसने यहां से लेकर यहां तक जितना ये चला वो 19 √3 डिस्टेंस है उसका, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लो उसको अच्छे से। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप एंड द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब एक ग्राउंड पे पॉइंट है जहां से क्या जा रहा है? एलिवेशन जा रहा है। किसका? बॉटम पे और टॉप पे ट्रांसमिशन टावर का, मतलब एक टावर है। अब वो टावर ऐसा नहीं बनाऊंगा मैं, क्यों नहीं बनाऊंगा? इसको मैं हवा में बनाऊंगा। इसका राज क्या है? इन्होंने बोला इस पॉइंट से इसके बॉटम पे भी और इसके टॉप पे भी, क्या बोला इन्होंने? इस पॉइंट से इसके बॉटम पे भी एलिवेशन जा रहा है, बॉटम मतलब निचले हिस्से पे, और टॉप पे भी एलिवेशन जा रहा है। अगर किसी चीज पे एलिवेशन जा रहा है तो मेरी आंखों से ऊपर ही होगी ना भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो मैं, मेरी हाइट है मान लो 5 फुट और मैं किसी 4 फुट के बच्चे को देख रहा हूं, तो वो एंगल जो बनेगा वो डिप्रेशन का बनेगा। और अगर मैं उस बच्चे को एलिवेशन से देख रहा हूं मतलब वो मेरी हाइट से ही बड़ा है, कंसीडरेबल है ना यार। बात समझ में आ रही है कि अगर एक पॉइंट से एलिवेशन जा रहा है किस पे? बॉटम पे भी, मतलब बॉटम पे भी एलिवेशन जा रहा है तो ये टावर हवा में खड़ा होगा, और टॉप पे भी एलिवेशन जा रहा है तो टॉप पे तो जाएगा ही जाएगा, बॉटम पे भी जाएगा। अब एक और चीज समझो कि वो जो फिक्स है टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये जो टावर है ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, इस तरीके से। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब समझ में, अब तो और क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो टावर था इसको हवा में लटकाए रखा हमने, इसको जड़ तक नहीं लाए। क्यों? एक तो एलिवेशन रीजन और एक ये जो फिक्स है वो एक
बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है, तो टावर तो अक्सर बिल्डिंग के ऊपर ही होते हैं, है ना। तो बस अब 45 और 30 60 डिग्री ये रिस्पेक्टिवली है जी। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि बॉटम पे जो एंगल बना है बॉटम पे वो होगा 45 डिग्री और जो टॉप पे एंगल बनेगा वो होगा 60 डिग्री। बात समझ में आई? तो हम इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी और ये डी। निकालना क्या? हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें निकालना है ये चीज हमें निकालनी है, इसको मान लो x। समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो दो ट्रायंगल दे रखे हैं इसमें भी, एक है ये 45 डिग्री वाला और एक है 60 डिग्री वाला। पहले मैं जाऊंगा 45 डिग्री वाले में। हरदम हम छोटे वाले ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी। अब बीसीडी में मुझे गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। निकालना क्या है? डीसी। बच्चा बोलता सर डीसी तो निकालना नहीं, कहां लिखा डीसी निकालना है? मुझे ये निकालना है। मेरे भाई देखो सीधा सीधा तो क्वेश्चन होगा नहीं ना। अगर आपको ये एक्स निकालना भी है तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर कैसे हेल्प लेनी है तो रुको, सबर करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो देखो परपेंडिकुलर है आपका बीसी और बेस है आपका डीसी, मतलब P अपॉन बी। फॉर्मूला किसका बनता है? 10 45 का, जो कि होता है 1। परपेंडिकुलर होता है आपका 20, बेस डीसी आपको निकालना है। तो डीसी भी कितना आ गया? 20, डीसी 20 आ गया। 45 डिग्री तो 1 होता है ना, इसलिए डीसी 20 आ गया। अब इसकी हेल्प होगी और अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे और कहीं ना कहीं बड़े वाले ट्रायंगल से हम अपने आंसर की तरफ हम रुक कर पाएंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, अब ए सी डी में पी अपॉन बी लेते हैं। पी अपॉन बी बच्चों अक्सर इसलिए भी लेते हैं हम क्योंकि हैपरनेस होती है ना अलग अलग हो सकती है, पर बेस दोनों का कांस्टेंट रहता है ना, तो इसलिए वो कॉमननेस से कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाता है। परपेंडिकुलर हमारा एसी है और बेस हमारा डीसी है। भाई पी अपॉन बी का फॉर्मूला तो 10 का ही होता है, पर 60 डिग्री हो जाएगा आपकी बार, जो होता है √3। एसी की जगह में लिख सकता हूं x + 20, ऑब्वियसली बात है लिख सकता हूं क्योंकि एसी के अंदर है ही वो चीज। डीसी हमें 20 दे रखा है, इसको इधर ले जाते हैं 20√3 = x + 20। ठीक है, अब देखो तो ये आपका माइनस में चले जाएगा, 20√3 - 20 = x। 20 कॉमन निकाल दो, या जाएगा √3 - x, मतलब हाइट ऑफ द टावर ये आ गया। देखो बेटा ऐसे ही आता है, डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो हम दिल पे लेते हैं उस बात को, बट अगर डिनोमिनेटर में रूट नहीं है तो हम मतलब नहीं, कैसा भी आंसर हम रख लेंगे राजी खुशी, क्योंकि है ही ये चीज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर मैं बोलूंगा फिगर अच्छे से समझना आप, क्योंकि फिगर के बाद कहानी आसान है। देखिए एक एक लाइन पॉज लेंगे और फिगर को समझेंगे। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन ऑफ टॉप ऑफ अ पेडिस्ट्रल। पेडिस्ट्रल एक तरह की आप बिल्डिंग मान लो, है ना, कि भाई एक पेडिस्ट्रल के ऊपर एक 1.6 मीटर का क्या है? स्टैच्यू है। ठीक है, तो ये 1.6 मीटर का ये स्टैच्यू है आपका। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या करा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो दिमाग खराब तो होना ही है। आप क्या पढ़ो, एक लाइन पढ़ो फिर लिखो, फिर पढ़ो और फिर आधी फिगर बना लिया आपने। अब देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज इतना, मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, यहां से टॉप ऑफ द स्टैच्यू पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडिस्ट्रल, मतलब उसी पॉइंट से पेडिस्ट्रल के टॉप पे, मेरे भाई पेडिस्ट्रल तो ये है, अब इसके टॉप पे, इस पेडिस्ट्रल का टॉप का मतलब ये है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है एलिवेशन? 45 डिग्री। तो यहाँ लिख दो ये 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके लिख दो, यहाँ कैसे करके लिखोगे अंदर लिख दो। ठीक है, छोटे वाले उसमें 45 डिग्री का एंगल जा रहा है। अब आगे ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल, मतलब हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल x मान लो उसको। अब बताओ क्या ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं हो गया? फिगर बनते ही आप अपने पेन उठा के करने लग जाओगे कि आपको समझ में आ गया भाई सर ये x निकालना है, करना भैया का 2 ट्रायंगल लेने, मिसिंग फिगर करके आंसर आ जाएगा। मुद्दे की बात है फिगर को समझना, क्योंकि फिगर पेपर में गिवन नहीं होगी, आपको खुद बनानी। क्लियर? अब अगर फिगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा कि सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, अब BCD में से मुझे निकालना क्या है? BC है ना, परपेंडिकुलर। हालांकि DC गिवन नहीं है पर DC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो मैं DC लूंगा। मेरे को बता रखा कि मैं अक्सर P अपॉन B क्यों लेते हैं, इसलिए ही लेते हैं। तो 10 45 डिग्री, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल 45 डिग्री है, और ये हो जाएगा आपका 1। परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस कितना है? DC।
तो डीसी कितना हो जाएगा आपका एक्स, डीसी भी आ गया आपका एक्स, ठीक है, ये भी एक्स आ गया। अब हम जाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में जाओ, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में जाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। ये समझ में आया ना, ए एक्स ये भी एक्स, क्योंकि वो 45 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर मतलब ए सी अपॉन में बेस मतलब डी सी, ठीक है, पी अपॉन में बी क्या होता है, tan 60 डिग्री, समझ में आई बात, पी अपॉन में tan 60 होता है, tan 60 का फॉर्मूला होता है √3। और परपेंडिकुलर मतलब जो एसी है बच्चों, क्या मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ 1.6 प्लस एक्स, 1.6 प्लस एक्स लिख सकता हूं। और बेस, बेस क्या है सी डी डी सी है ना, एक्स लिख सकता हूं उसकी जगह, ये मिडिल में चला जाएगा। बहुत स्मूथ और बहुत क्लीन कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि आप ऐसा ना खुद ही के ही सॉल्यूशन पे कंफ्यूज हो जाओ, उसको माइनस में भेज दो यहाँ पे 1.6, ठीक है। अब यहां से निकलेगा x कॉमन, तो ये जाएगा √3 - 1 और ब्रैकेट में यहाँ पे x। ये देखो मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू कब निकलेगी, जब मेरे को क्या होगा x सेपरेट होगा। अब ये √3 - 1 उधर ले जाओ, मतलब ये जाएगा 1.6 अपॉन में √3 - 1, इसके अपोजिट वाले साइन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, ये रैशनलाइजिंग 9th क्लास में आपको सिखा दी गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे a + b a - b आ रहा है, तो a² - b² आ जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी ना अलजेब्रा की, तो a² - b²। अब ये 1.6 √3 + 1, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहेगा, तो ये 3 - 1 2, 1.6 √3 + 1। अब देखो ये 2 से कटेगा और ये आ जाएगा 0.8, तो योर आंसर इज ऑन द स्क्रीन 0.8 √3 + 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि क्या था आपका x का वैल्यू, मतलब आपका हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रियल विल बी 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। मैंने क्या बोला, आंसर कैसा मर्जी आ जाए मुझे दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर 1 2 3 4 नहीं आते हैं, ऐसे आंसर आते हैं भाई। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट आ गया था, इसलिए मैंने रैशनलाइज करके आंसर निकाल दी। अब आप देख लो, देखो तरीका वही है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, मिसिंग फिगर करके आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे, इसको देख लो, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर, यहां तक पढ़ेंगे बस हम अभी। एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका एलिवेशन है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मान लेते हैं बिल्डिंग है, ये इसका टॉप है, पर ये एलिवेशन आ कहां से रहा है, फुट ऑफ द टावर से, मतलब इसके सामने एक टावर होगा उसके फुट से, मान लेते हैं ये टावर है और ये बिल्डिंग है। इन्होंने खुद बोला ना भाई कि टावर के फुट से, टावर के फुट से क्या जा रहा है, एलिवेशन जा रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अब आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे, कहां से, बिल्डिंग के फुट से, ये मतलब ये होगा आपका 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है, दो अलग अलग एंगल दे रखे हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर टॉल, अगर टावर दे रखा आपको 50 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, ए बी सी डी, आप क्या करो सबसे पहले चले जाओ इस ट्रायंगल में एबीसी में, क्योंकि इसमें ए बी गिवन है, आपका बीसी आराम से निकल जाएगा। आप बोलोगे सर बीसी निकालना किसको है, हमें तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, पर मेरे भाई जब बिल्डिंग की हाइट निकालेगा तो उस ट्राइंगल में कुछ दे रखा है तेरे को गिवन, नहीं दे रखा ना। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करो तो बिल्डिंग की हाइट तो आपको निकालनी है, पर कुछ गिवन ही नहीं है। आप समझो ना, एक ट्राइंगल में कुछ भी गिवन ना हो कैसे निकलेगा, उसीलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन में बी क्या होता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, है ना, और परपेंडिकुलर 50, बेस आपको निकालना है, तो बीसी की वैल्यू आ गई 50 √3। चाहो तो उसको यहाँ सॉल्व कर लो, चाहो तो मत करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अक्सर केस में हम नहीं करते हैं, कुछ ही केस में करते हैं जब हमें लगता है मुश्किल हो रहा है कुछ। इन ट्राइंगल बीसीडी आपको मर्जी है ना, अगर आपको नहीं पता लग रहा क्या करना है, आपको मर्जी है, जब मर्जी करो, कर दो सॉल्व, रैशनलाइज कर दो, मत करो। बीसीडी में जाओ, बीसीडी में आप जाओ tan 30 डिग्री, क्योंकि अब आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डीसी जो आपको निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बीसी आपको गिवन है, अभी ताजा ताजा हमने निकाला है बीसी 1/√3, और ये डीसी अपॉन में बीसी क्या है 50 √3। अब वही है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, चलो कैसे करें, चलो लिख देता हूँ 50 √3,
दिक्कत क्या ना, मैं लिख देता हूँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये तो यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, अगर पुट कर ही दिया है बीसी को, तो ये डिवाइड का है ना, डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा ऊपर, मतलब ये चले जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई में 50 में √3 इज इक्वल टू DC। बात समझ में आई? 1/√3 ऑलरेडी था वहां पे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, समझ रहे हो ना, इज इक्वल टू है ना भाई, तो रेसिप्रोकल नहीं होगा, आप समझो रेसिप्रोकल नहीं होगा यहाँ पे, तो √3 इंटू √3 आ जाएगा DC इज इक्वल टू 50/3, खत्म। DC आ गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3, डिवाइड पॉइंट में कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी छोड़ दो, कर देना पेपर में तो कर ही देना है ना। तो DC की वैल्यू आ गई 50/3। अब ये देखो यहाँ रैशनलाइज करते तो कॉम्प्लेक्स हो सकता था, बिना रैशनलाइज करा तो कहीं ना कहीं वो √3 से √3 हो गया, कहानी खत्म हो गई, रूट में है ही नहीं ना। इसलिए 90% केसेस में आप फाइनल आंसर तक वेट करते हो, बीच में रैशनलाइज नहीं करते हो, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, आगे बढ़े। देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो पोल ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। अब मान लेते हैं ये एक पोल है और ये एक पोल है, दोनों इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट कर रहे हैं, और इधर साइड ऑफ द रोड, ये रोड जा रहा है यहाँ पे बीच में, और ये इधर साइड पे खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, तो ये 80 मीटर वाइड रोड है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 मीटर वाइड है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर वाइड है ये, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है इसके बीच में कहीं, मान लो ये यहाँ पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब यहाँ से इसके टॉप पे भी एलिवेशन जा रहा है और यहाँ से इसके टॉप पे भी एलिवेशन जा रहा है, ये है 60 एंड 30, ये क्या है 60 एंड 30, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री और ये आ गया आपका 60। अब देखो कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल है, तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला कि इसको 60 इसको बोलो, आप कुछ भी ले सकते हो, इसको 60 इसको 30 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट निकालनी है दोनों की, दोनों इसको दोनों को x मान लेते हैं, x नहीं मान के आप इसको h मान लो, हाइट ऑफ द पोल है ना, दोनों की हाइट निकालनी है आपको, ABCD, फिर इसको मान लो M। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द पोल। अगर मैं इस ट्रायंगल में जाता हूं तो हाइट में निकाल सकता हूं, पर उसके साथ साथ मुझे कुछ गिवन भी तो होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, मतलब अगर हाइट निकालने तो बेस गिवन कर दे, नहीं है, इस ट्रायंगल में भी हाइट निकालने तो ये बेस गिवन नहीं है, हाँ दोनों के बेसिस का सम, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा 80 गिवन है, पर ऐसे कैसे काम चलेगा, हमें तो इंडिविजुअल चाहिए, तो आप एक काम क्यों नहीं कर देते हो, इसको मान लो x, लेट कर लो x, BM को लेट कर लो x, है ना, BM को लेट कर लो x, और अगर ये x है तो ये क्या आ जाएगा 80 माइनस x, भाई है ना, टोटल 80 है, ये x यहां पे दे दिया आपने, तो ये बना 80 माइनस x, तो CM कितना हो जाएगा 80 माइनस, इससे आप कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बना पाओगे अपने वेरिएबल्स के बीच में। अब आप एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स में जाओ, जो रीत चलती आ रही है हमारी, कि हम पहले जाएंगे किसी में भी चले जाओ, उसमें तो छोटे वाले में चले जाओ, ABM परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस BM, P/B किसका फॉर्मूला बनाता है, tan का फॉर्मूला बनाता है, ये तो पता लगी गया होगा अभी तक, ये होता है 1/√3, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, हमें निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, BM x √3 इज इक्वल टू h, x/√3 आ जाएगा h, मतलब हाइट की वैल्यू आ जाएगी x/√3 आ गई। अब पर यार इसमें तो कुछ है नहीं, ना h दे रखा ना x दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल जाएंगे, इन ट्रायंगल DCM, इन ट्रायंगल DCM। अब DCM में अगर आप देखो तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लो, मतलब आपका DC अपॉन में CM लो, P/B जो कि क्या होता है tan 60 डिग्री, बात समझ में आ रही है, बारी बारी से जाएंगे ना, दूसरे ट्रायंगल में भी जाएंगे, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, अच्छा परपेंडिकुलर हमें नहीं दे रखा, हमें निकालना है, और बेस दे रखा 80 माइनस x। अब यहाँ पे आप क्या करो, h का वैल्यू पुट कर सकते हो आप, है ना, पर पहले उसको जाने दो उधर, फिर फ्रैक्शन वन फ्रैक्शन हो जाएगा, तो जाएगा √3 80 माइनस x इज इक्वल टू h, अब h की जगह पुट कर दो x √3, ठीक है ना। अब देखो √3 भी नीचे आ सकता है, अभी आएगा, कोई नहीं, एक एक स्टेप करके लिखेंगे, भाई मैंने कुछ नहीं करा, उसको लाइन भेज दिया, h की वैल्यू पुट कर दी, जहां दे रखी थी, देखो दे रखी थी ना x/√3, अब √3 को नीचे ले जाओ, तो 80 माइनस x इज इक्वल टू x √3, ये √3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में कर दो उसको, यहाँ कर दूं, जगह कम पड़ गई भाई, 80 इज इक्वल टू प्लस x 3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x,
4x अपॉन में 3 80। अब ये जाएगा 80 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 4 इजिकल टू एक्स। 4 2 जा 8 20 प्लस 6 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। एक्स की वैल्यू आ गई 60। मतलब आप समझे, मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर आप भूल रहे हो स्लो बजा ज़्यादा बन जाता तो पीछे का भूल जाता बच्चा। पहले मैं इस ट्रायंगल में क्या बच्चों, कौन से में ए बी एम में tan 30 डिग्री लगाया, पी अपॉन बी, एक्स था आपका बेस, आपका परपेंडिकुलर की जगह हाइट है, हाइट निकालनी है ना आपको, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, एच की वैल्यू आ गई। मैंने वेट करा, बड़े बड़े ट्रायंगल में गया, बड़े बड़े ट्रायंगल जब मैं गया तो वही फॉर्मेट लगाया और मैंने यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी एक्स अपॉन रूट 3 ये आपकी। ठीक है, पुट करते ही मैंने रूट 3 को नीचे ले गया तो एक्स अपॉन 3 आ गया। सॉल्व कराओ, मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 60 बस, और यही तो करा है, समझ गए। अब अगर एक्स की वैल्यू 60 आ गई है, इसका मतलब क्या है, देखो निकालना भी क्या था, हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी। तो देखो एच क्या दे रखा था यहाँ पे, देखो अब हमें एच क्या दे रखा था, एक्स अपॉन रूट 3 है ना, तो ये हो जाएगा 60 आ गया एक्स की वैल्यू अपॉन रूट 3। इसको रैशनलाइज कर दो, 60 रूट 3 अपॉन में 3 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 20 रूट 3। तो हमारे हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई 20 रूट 3। ये 20 रूट 3 तो मेरे भाई ये भी 20 रूट 3, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, तो बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस कितना हो गया 60, और इसका डिस्टेंस क्या हो गया 80 माइनस 60, तो मतलब 20। मतलब बी से लेकर एम तक का डिस्टेंस 60 होगा और सी से लेकर एम तक का डिस्टेंस 20 होगा। तो ये आपको सारी चीजें हमने बता दी है। ठीक है भाई, डिस्टेंस भी आ गया, हाइट ऑफ द पोल भी आ गई। फिगर समझो और सॉल्यूशन को समझो जल्दी से। मेरा देखो, अब ये देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, पर मुद्दे की बात, मजे की बात में फिगर दे रखी है। और इससे मुझे क्या बताऊं, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो फिगर नहीं आएगी। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, लास्ट बोर्ड्स में, पर फिगर नहीं देते हैं। तो मेरी तो राय यही है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा जाए कि फिगर है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, देखो कह रहे हैं टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। बैंक का मतलब किनारा, मतलब एक टीवी टावर, लेट्स सपोज मैं आपने खुद फिगर बनाता हूं, उसको भूल जाते हैं। तो एक टीवी टावर खड़ा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, मतलब यहां पे खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, मतलब इस टावर के अपोजिट में भी तो किनारा होगा। आप समझो, नदी है यहाँ पे, एक किनारे में मैं खड़ा हूं, हमारा टावर है, अब उसका सेकंड वाला सामने वाला भी तो किनारा होगा, उसके अपोजिट में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब वहां से एक पॉइंट पे, वहां से एक पॉइंट है, ठीक है, वहां से एक पॉइंट है, उससे एलिवेशन जा रहा है किसका, टॉप ऑफ द टावर का 60 डिग्री। क्या यहां तक समझ में आया? फिगर मत देखो, यहां देखो, फिर पछताओगे कि पेपर में फिगर नहीं आएगी आपके। ठीक है, अब फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है आपके पास जिससे आपने एलिवेशन बनाया है अभी ताजा ताजा, उससे 20 मीटर अवे, अब 20 मीटर नदी के बीच में तो होगा ही ना, 20 मीटर पल्ली साइड होगा, तो 20 मीटर अवे ले जाते हैं इसको, मान लो ये आ गया 20 मीटर अवे। अब इस पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, अब यहां से 20 मीटर अवे आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बट पीछे क्यों है, इसका बहुत तगड़ा रीजन है, क्योंकि एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो उससे पीछे ही होगा ना, क्योंकि जैसे ही अगर इस पॉइंट से ये आगे आएगा कोई भी चीज, तो 60 की जगह 80 90 कुछ और बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर 20 मीटर अवे बोला गया तो मैं पीछे ही क्यों गया, क्योंकि एंगल कम हो रहा है, और एंगल कम हो रहा है इसका मतलब मैं पीछे ही जाऊंगा ना, आगे तो जब जाऊंगा ना जब एंगल बढ़ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। अभी मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी कि सर फिगर दे रखी है, टेंशन ही क्यों लेनी, पर फिगर जब नहीं आएगी ना तब ये बातें याद करोगे आप, और हो सकता है इसमें थोड़ा ट्विस्ट करके पेपर में दे दिया जाए, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो आपका आ गया 20, यहाँ पे 30 60। अब बात खत्म, आ गई फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब एक तरह से इस चीज को हम विड्थ बोलेंगे, है ना, और इसका ये हाइट है आपका, ये भी निकालना है आपको और आपको ये भी निकालना है, क्लियर। तो आप इसको एच मान लो, उसको एक्स मान लो, या एक जी को लेट कर लो, आपकी मर्जी है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने समझ ली है, आपके सामने फिगर आ गई। अब वही चीज, दो ट्रायंगल दे रखे, एक एक करके दोनों में जाएंगे। देखो छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी हम हरदम पी अपॉन बी का ही रेशियो लेते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी, और अगर पी अपॉन बी का रेशियो लेते हैं हम तो हमारा बनता है 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री होता है √3, एंड परपेंडिकुलर हमें नहीं दे रखा, हमें हाइट निकालनी है, और बेस भी नहीं दे रखा हमें एक्स,
तो इट्स यहाँ से हमको कुछ मिलेगा नहीं, बट हमें एक रिलेशन मिलेगा जो कि हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ए बी डी में अगर देखा जाए तो वही फॉर्मूला, ए बी परपेंडिकुलर और बेस क्या है बी डी, बेस क्या है बी डी, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनता है 10 30 डिग्री, है ना। अब 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। अच्छा, ए बी की जगह मुझे एच लिखना पड़ेगा क्योंकि हाइट निकालनी है, बी डी की जगह लिख सकता हूँ 20 + x, क्या लिख सकता हूँ 20 + x। अब इस h की जगह भी आप √3x लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू 1/√3, इसको उससे मल्टीप्लाई में दो 20 + x, इसको उससे मल्टीप्लाई में दो √3 मल्टीप्लाई में √3x, √3 × √3 3x, 20 + x, ये वहां माइनस में चला गया, x आ गया आपका 10, x क्या आ गया आपके पास 10। अब आपको निकालना क्या था फिर याद करो, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये तो होगी विड्थ ऑफ द कैनाल, ये क्या हो गई आपकी विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, और आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी ना, तो हाइट ऑफ द टावर आपका क्या हो जाएगा h निकालना है ना, h क्या है आपका √3x, तो हो जाएगा 10√3, तो ये हो गया हाइट ऑफ द टावर, दोनों आ गई आपके पास, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, रुक जाओ जरा यहाँ पे और इसके पास बनाओ, 7 मीटर हाई बिल्डिंग मान लेते हैं, ये रही आपकी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, थोड़ा मैं इसको नीचे बना देता हूँ क्योंकि यहाँ इसके टॉप से एलिवेशन जा रहा है, मान लेते हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से एलिवेशन जा रहा है, मतलब और ऊपर जाएगा मामला, केबल टावर के टॉप पे, तो मतलब एक केबल टावर यहाँ पे होगा जिसके टॉप पे एलिवेशन जा रहा है, बिल्डिंग के टॉप से, ये रहा आपका बिल्डिंग, केबल टावर के टॉप पे ये रहा आपका केबल टावर, 60 डिग्री का एलिवेशन जा रहा है, ठीक है चले जाएगा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन आ गया ऊपर से नीचे, ऑन इट्स फुट, मतलब इस केबल टावर के फुट पे डिप्रेशन, तो डिप्रेशन उसी आई से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसको भी जोड़ लो, एक एलिवेशन जा रहा है टॉप ऑफ द टावर पे और एक डिप्रेशन जा रहा है बॉटम, मतलब एकदम क्या नाम से हाँ फुट पे उसके, ठीक है। तो जब डिप्रेशन बनता है तो बनता वो वहीं पे ही है, मतलब कहा जाता है कि जब मैं किसी चीज को एलिवेशन में देखता हूँ तो आई पे ही एंगल बनता है, तो अगर मैं डिप्रेशन में देखूंगा यहाँ पे देखूंगा किसी चीज को तो मेरे आई पे ही एंगल बनेगा, पर वो जेड बना के इस ट्रायंगल में चले जाएगा, तो इस तरीके से। तो बच्चे यहाँ नहीं लिखते हैं, यही लिखते हैं बस, वो भी कोई दिक्कत नहीं, पर पेपर में नंबर ना कट जाए इसलिए पहले ही बता रहा हूँ आपको, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। अब हाइट ऑफ द टावर निकालनी है आपको, हाइट ऑफ द टावर ये रहा पूरा, ये तो मेरी बात सुनो, ये 7 है तो ये 7 नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये 7 मीटर नहीं होगा, और ये x हो गया आपका, ठीक है। देखो ना, अगर मुझे केबल टावर की हाइट निकालनी है तो उसके अंदर एक तो x है और एक क्या है आपका 7, है ना, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 7 प्लस करूंगा तो पूरे केबल टावर की लेंथ आ जाएगी। तो अब सबसे पहले इस x को निकालने के लिए मैं मानता हूं मुझे ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल इसमें 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, पर मेरे भाई एक बात सुनो, इस ट्रायंगल में जाके मैं क्या चार डालूंगा, जब मेरे पास बेस है ही नहीं भाई, कुछ तो होना चाहिए ना, समथिंग आपके पास हो तभी तो आप कुछ चीज निकाल पाओगे, ये रूल चलता है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही करेंगे कि हमें ये तो नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे ये निकाल लेंगे, मतलब कहने का क्या है कि मैं अपना छोटे वाले ट्रायंगल में जाऊंगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में जाने का कोई तुक नहीं लग रहा, क्योंकि हमें ये तो नहीं दे रखा और ये भी नहीं दे रखा, तो दोनों चीजें कैसे निकालूंगा मैं, इसलिए मैं क्या करूंगा छोटे वाले ट्रायंगल में जाऊंगा। तो इन ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी में पी परपेंडिकुलर ये रहा अपॉन में बेस, क्योंकि मुझे बेस निकालना है, मतलब ईडी मेरे पास गिवन है और डीसी मुझे निकालना है 1045, 1045 क्या होता है बच्चों 1, परपेंडिकुलर 7 है और बेस मुझे निकालना है, तो बेस मतलब आपका डीसी कितना आ जाएगा 7। अब इस 7 को निकालने की कहानी कुछ ऐसी थी कि अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ स्क्वायर इट्स दैट ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप ही 7 होगा क्योंकि आमने सामने पैरेलली बना हुआ है। अब आप आ जाओ मेन ट्रायंगल में आपके, जिससे आपको मिलेगा आपका लेंथ ऑफ एक्स ए बी ई में।
अब इस ए बी में परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, ए बी परपेंडिकुलर ए बी दे रखा है और बेस आपको गिवन है बीई। तो इसी बात पे पी अपॉन बी अपना साथ ही 1060 डिग्री, 1060 डिग्री कितना होता है √3, परपेंडिकुलर एक्स दे रखा है, दे रखा है 7, ये हो जाएगा 7√3, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर में एक तो एक्स था और एक 7 था, एक्स की वैल्यू ताजी ताजी निकाली हमने 7√3 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी 7 ब्रैकेट में √3 + 1। समझिए इसको, ठीक है भाई, बढ़े आगे 13th क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यहीं ब्रेक लगाएंगे और एक 75 मीटर का बढ़िया सा एक लाइट हाउस बनाते हैं। ये रहा मान लो 75 मीटर का लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल ऐसा है उसके ऊपर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, अब शिप्स का डिप्रेशन मतलब यहाँ आर 30 एंड 45, दो शिप्स हैं। अब हर एक शिप इज वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब ये शिप ऐसे आगे पीछे होंगी। अब मान लेते हैं देखो दो शिप्स हैं, एक यहाँ पे होगी शिप और एक शिप यहाँ पे होगी, दोनों पे जा रहा है डिप्रेशन। अब मुझे बताओ कौन सा एंगल कहाँ लिखूं, ये एकदम एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। जो दूर होता है वो छोटा एंगल होता है, दूर चले जाता है छोटा होता रहता है, पास आता है तो बड़ा होता रहता है एंगल। तो ये आपका होगा 30 डिग्री, और जितना पास एंगल आएगा, जितना शिप मेरे पास आएगा उतना एंगल बढ़ेगा। एक बेसिक थ्योरी है ये इस चैप्टर की, है ना, 30 एंड 45। तो ना क्वेश्चन में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है कि ये 30 होगा, ये 45 होगा, लॉजिक हमको पता है। अब द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालनी है आपको, मतलब ये निकालना है आपको एक्स। अब मैं बताऊं आपको, मैं तो बोर हो गया क्योंकि सेम लॉजिक बार बार करते हैं ये लोग, फिगर अलग अलग तरीके से बन रही है, कंसेप्ट अलग अलग है, पर जब अंदर जाते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके आगे तो बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीजें, मोनोटोनस हो जाती हैं। क्योंकि इसमें भी हम वही करेंगे ए बी सी डी, मतलब पहले जाएंगे ए बी सी में, फिर जाएंगे ए बी डी में और एक्स के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें ए बी अपॉन में बी सी करना है, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है ये बात, पी अपॉन बी 1045 जो कि होता है आपका 1, परपेंडिकुलर 75 दे देगा, बेस आपको निकालना है, तो बी सी भी आपका 75 हो जाएगा। हो गया 75। अब बड़े बड़े ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन में बेस मतलब बी डी, तो हो जाएगा 1030 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1030 डिग्री कितना होता है 1/√3। ए बी 75 और बी डी कितना है 75 + x, ठीक है, ए बी 75 और बी डी 75 + x, ये इधर ये इधर लिख सकते हैं ना बेस को हम 75 + x 75 + x, ठीक है। अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ क्योंकि एक्स के लिए तो निकालने, जिसकी निकालनी होती है उसको भी नेगेटिव में ले जाते हैं हम, बस 75 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 आ गया एक्स का वैल्यू, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विल बी 75 √3 - 1 मीटर, ठीक है, मीटर में सब कुछ समझ में आ रही है कहानी। अब दो क्वेश्चन बचे हैं एनसीईआरटी के, बढ़ते हैं आगे जल्दी से। देखो 14th क्वेश्चन, बहुत मजे की बात है, फिगर आपको दे रखी है और फिर भी हम अपना फिगर एक बनाएंगे, है ना, चलो क्या पता फिगर ना आए। तो एक 1.2 मीटर की टॉल लड़की है, एक मैंने ऐसा पहला भी क्वेश्चन करा हुआ है, जो कि बैलून को मूव करते देख रही है विंड के द्वारा, हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे बैलून नहीं मूव हो रहा, बैलून ऐसा मूव हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, 88.2 मीटर की हाइट पे है वो बैलून। मतलब ये बैलून है, मान लो ये 88.2 मीटर की हाइट पे कुछ इस तरीके से, क्योंकि फिगर में थोड़ी हिंट तो आपको मिली गई है, बट तब भी नहीं भी होता तो भी ऐसे ही बनता, 88.2 मीटर की हाइट पे बैलून उड़ रहा है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री, मतलब कि पहले उस बैलून का
हाइट जो था वो 60 डिग्री पे उसकी आंखों से एलिवेशन जा रहा है और उसके बाद वो 30 डिग्री हो रहा है, तो पहले बैलून यहाँ होगा फिर बैलून वहां होगा। तो मान लेते हैं पहले बैलून ये यहाँ पे था, ठीक है। अब यहां से लड़की देख रही है और इस बैलून का जो एंगल जा रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है ना। अब पहले बैलून यहाँ था, नहीं यहाँ नहीं था, ये डिपेंड करता है एंगल पे। इन्होंने 60 डिग्री बोला मतलब पहले बैलून यहाँ होगा, जो मूव उधर गया है कि कोई भी चीज इधर साइड उधर साइड दोनों मूव कर सकती है ना। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि पहले 60 डिग्री बोला, उसके बाद एंगल रिड्यूस हो गया आफ्टर सम टाइम और वो आ गया 30 डिग्री, मतलब कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक। बैलून मूव कर रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात। अब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, मतलब पहले बैलून यहाँ पे था, इस हाइट पे था, अब वो चला गया यहाँ पे, तो मतलब को ये निकालना है पूरा एक्स मान लो, मतलब कितना डिस्टेंस बैलून ने ट्रैवल किया, सिंपल बात है। अब इसका नामकरण कर दो ए बी सी डी ई, अब इसको मान लो एम। अब सबसे बड़ी बात वही है, वहां मैंने पहले भी करा था कि हमें कुछ भी निकालने के लिए दो ट्रायंगल में जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें ए बी तो गिवन होना चाहिए, पर ए बी नहीं गिवन, हमें ए एम गिवन है। तो अब निकालो ना ए बी, ये 1.2 माना जाएगा, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 87। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू 88.2, बड़े में से ये 1.2 माइनस करेंगे तो, क्योंकि ना हमें एक बेस लाइन भी तो लेनी पड़ती है, हम ऊपर देख तो रहे हैं बट एक बेस लाइन लेंगे तब तो ट्रायंगल बनेगा। आप समझ रहे हो बात को। तो हो जाएगा 87, ए बी आ गया आपका 87। अब आप जाओ एक बार बड़े ट्रायंगल में एक बार छोटे ट्रायंगल में, सबसे पहले आप छोटे वाले में जिसमें चले जाओ, है ना। तो इन ट्रायंगल ECD, अब ECD में अगर आप जाते हो ECD में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, EC अपॉन में DC। अब देखो EC लो या AB लो होगा 87 ही, यहां तक है ना। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3। EC आपको दे रखा है 87 और DC आपको निकालना है ना, क्योंकि DC आपको गिवन ही नहीं है। तो DC क्या आ जाएगा 87 अपॉन में √3। अब आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ABD, बड़े बड़े ट्राइंगल में क्या है, परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब BD, बेस मतलब BD क्या है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 और ये हमें 87 दे रखा है। अच्छा BD की जगह मैं लिख सकता हूं, देखो वही सेम चीजें चल रही है बार बार, BD के लिख सकता हूं DC प्लस एक्स, क्या लिख सकता हूं DC प्लस एक्स लिख सकते हैं हम। अब इसको DC प्लस एक्स को मल्टीप्लाई में भेज दो, इधर DC प्लस एक्स मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये आ जाएगा 87√3। अब DC की वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, 87 अपॉन में √3 DC की वैल्यू दे रखी है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। अब इसको माइनस में ले जाओ उधर, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3। मुश्किल लग रहा है तो एक बार देख लो, पॉज ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल में गया ECD में, इसमें परपेंडिकुलर EC और DC अपॉन में बेस, क्राइटेरिया लगाया, DC वैल्यू आ गई है। फिर मैं क्या बड़े वाले ट्रायंगल में, जैसे मैं उम्र करता हूँ उन क्वेश्चन को, ABD परपेंडिकुलर अपॉन में बेस BD है, BD की जगह मैं DC प्लस एक्स लिख दिया, फिर DC की वैल्यू ले ली और एक्स के लिए निकालने के लिए उसको उधर ले गया। अब मैं लूंगा यहाँ पे LCM, ठीक है। अभी हो जाएगा 87। अब चाहते तो अब यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते थे, इसको थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है, बट आपकी मर्जी, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर लो। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है ना महसूस हो रही है उसकी कमी, यहाँ रैशनलाइज कर देते हैं तो हो जाएगा 87√3 अपॉन में 3, 3 2 6 3 9 27, तो आ जाएगा 29√3, है ना। तो जब अब यहाँ पे लिखोगे आप DC की वैल्यू, जब यहाँ पे DC की वैल्यू लिखोगे आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 29√3। इससे ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। फिर ये LCM लेना बड़ा मुश्किल होता है ना बच्चों के लिए, तो अब आसान होता है। देखो 87√3 माइनस 29√3, 17 में से 9 गए तो आई थिंक 8 बचा, 8 8 16 1 17, है ना, तो 8 बचा और यहाँ बचा आपका 5, है ना, 58√3 आ गया आपका x का वैल्यू। मतलब जो डिस्टेंस बैलून ने ट्रैवल करा वो है ये आपका, बात समझ में आई। ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है बैलून के द्वारा, क्लियर है। अब देख लो उसको, समझ लो। मैंने बस यहाँ पे एक स्टेप क्या करा, यहाँ पे आकर रैशनलाइज कर दिया। आप भी कर सकते हो ना यार, आपकी घर की खेती है, आप कहीं भी पीछे अगर रैशनलाइज कर आपको लग रहा है तो मुश्किल जा रही है चीजें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बढ़िया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सारे लास्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं भाई एनसीईआरटी में। 15 15 देखो, कह रहे हैं
एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है फुट ऑफ द टावर पे, मान लेते हैं एक स्ट्रेट हाईवे एक टावर के फुट पे जा रहा है, एक मैन खड़ा है टावर के ऊपर, मतलब यहाँ पे इसकी कोई हाइट नहीं है, मतलब हम टावर की हाइट को ही मानेंगे, जो भी होगा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है, मतलब एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि इसके एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड पे वो आ रही है टावर की तरफ, ठीक है, इस तरफ वो आ रही है। अब कह रहे हैं कि 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन रहा 60 डिग्री, और वैसे बात रहेगा जब वो पास आएगा तो एंगल बढ़ेगा, तो मतलब आपका 6 सेकंड बाद, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद कहानी ये रही 60 डिग्री हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा ये निकालना है आपको, बाकी आपको कुछ भी नहीं दे रखा इसमें, ए बी सी और ये डी। अब पहली बात तो ये कि यार यहाँ पे काफी कम चीजें दे रखी है गिवन, चलो कोई नहीं हम कर लेंगे उसका तो एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पता है क्या चीज है कि यार यहाँ पे ना टाइम दे रखा है। एक मुझे बात बताओ, आप जो tan थीटा पी अपॉन बी लगाते हो, जिसको मान लो ये बेस है, तो बेस की जगह आप टाइम लिखते हो, डिस्टेंस लिखते हो ना, हमारे को वैल्यूज डिस्टेंस में चाहिए होती है, पर यहाँ पे टाइम में है वैल्यू, सेकंड, सेकंड का क्या करूंगा मैं, मुझे तो मीटर सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। यहाँ पे आप लेट कर लो स्पीड को x, स्पीड आपकी x है, डिस्टेंस आपको निकालना है, और टाइम कितना आपका 6, टाइम कितना आपके पास 6 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, तो आप इस d की जगह 6x लिखोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब आपका जो DC होगा ना, ये DC जो DC आपको दिख रहा है ये होगा आपका 6x ऐसे, ठीक है, ये DC आपका हो गया 6x, इसको कंसीडर करके आप आगे अपनी कहानी जो भी है करो। अब देखो सबसे पहले चले जाओ छोटे वाले ये वाले ट्रायंगल में ABC, मुझे पता है कुछ नहीं दे रखा, बट भाई होप दिल में तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो आपका आंसर आएगा। AB अपॉन में BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है 1/√3 है ना, परपेंडिकुलर भी नहीं दे रखा हमें और हमें बेस भी नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है यार, वेट करेंगे, ठीक है, अंटिल चीजें फेवरेबल नहीं हो जाती हमारे लिए, तब तक वेट करेंगे। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस आपका पूरा क्या है BD होगा, बेस पूरा BD, और फॉर्मूला किसका बनाएगा tan 30 डिग्री का। अब tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। एक मुझे बात बताओ, AB तो आपका AB की जगह मैं लिख सकता हूँ √3 BC, चाहो तो उसको x मान लेता, वही ना x हमने ऑलरेडी लेट कर रखा है, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, मैंने कुछ लेट ही नहीं करा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, इसमें BC AB की जगह लिख दो √3 BC, और BD की जगह मैं लिख सकता हूँ BD की जगह BC प्लस 6x, BC प्लस 6x। बताओ पहले मेरे को परमिशन दो, अलाउ करो कि हाँ जी सर आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो ऐसे आ जाएगा, और √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई कर दिया √3 BC से, तो ये आ गया √3 इंटू √3 3 BC, हो जाएगा BC इज इक्वल प्लस 6x, वहाँ हमारे में चला गया, तो 6x विल बी 3 BC माइनस BC, तो हो जाएगा 2 BC 6x 3, तो BC कितना आ गया 3x, BC कितना आ गया 3x, BC आ गया 3x। पर मेरे भाई BC ये तो डिस्टेंस आया ना, मतलब आपने कहीं ना कहीं B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकाला है, पर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टाइम, हमें क्या निकालना था टाइम, कि भाई टाइम कितना लगा है इस कार को फुट तक पहुंचने में, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अभी जो मैंने निकाला 3x वो डिस्टेंस है, स्पीड आपकी x है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका वापस कन्वर्ट होके x कटेगा, हो जाएगा 3 सेकंड, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहां से यहां पे आने में 3 सेकंड लगेंगे। अब कुछ कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे ना 6x नहीं लिखते, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं करते, सेकंड को ही, मतलब यहाँ पे 6 की जगह 6 ही ट्रीट करते हैं, है ना, x लगाते ही नहीं है, सेकंड को ही वो लेके चल रहे हैं, तब भी उनका आंसर 3 आ जाता है। बट आंसर सही होना और नंबर मिलना इसमें फर्क है, मेथड सही होना चाहिए आपको, जब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसीलिए जब भी ये सेकंड्स में है तो आपको सबसे पहले इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है,
देन आपको नॉर्मली नेचुरली जैसा आप करते थे वैसा करना है। फिर जब आपका बीसी का वैल्यू आएगा तो डिस्टेंस ही है, क्योंकि आपने डिस्टेंस में ही ली थी सारी चीजें, उसके बाद वापस आप टाइम में कन्वर्ट कर दोगे। तो एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि इस कार को फुट ऑफ द टावर जाने के लिए 3 सेकंड और लगेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये हो जाती है एनसीईआरटी पूरी खत्म। अब हम एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज करेंगे इसके।